हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, यानी जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं मेरे भाई, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर है मेरे भाई पेपर फर्स्ट का, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसका विकास। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 2021 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2019 वाले इसको डिस्कस करेंगे। इतने में आपका कवर हो जाएगा। बाकी इस सब का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखो, जो बच्चे नए हैं पहले मैं उनको बता देता हूँ। देखो मेरे भाई, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास रेगुलर चैनल पे चला चुका हूँ मैं। और हाँ, सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेरे भाई चैप्टर वाइज कवर कराए हैं मैंने, ठीक है, चारों पेपर के। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा हमें मेरे भाई हमारी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और सारे लेक्चर को पढ़ना। उसके बाद अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़ना, नहीं तो मेरे भाई वैसे ही आके पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान से सुन लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से काफ़ी हेल्प मिलता है, हम सबको ये बात पता है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। कहोगे सर जी विकास के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कुछ मत करना। बस पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट या ओपन करना ना, उसमें आप देखना विकास की अवस्थाओं को कवर कराया है मैंने एक सेपरेट लेक्चर में। उसके बाद विकास के सिद्धांत को भी कवर कराया है मैंने। मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत कौन सा होता है, मतलब मेरे भाई सर से लेके पैर तक जो सिद्धांत चलता है वही तो होता है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत तो कंप्लीट मैंने डिस्कशन कराया है, उसे जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो, विकास के 4 सिद्धांत आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बालक के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका। अब ये बताओ कि एक कौन, एक तो कोई लड़का है मेरे भाई, उसके वृद्धि एवं विकास में एक तो शिक्षक अपनी कौन कौन सी भूमिका निभाएगा, ठीक है। अभी आप एक टीचर हो तो एक तो लड़का को कैसे मेरे भाई उसकी वृद्धि कैसे करोगे, उसका विकास कैसे करोगे, उसको मेरे भाई खेल के लिए प्रोत्साहन करोगे, ठीक है। उसको क्विज सॉल्व कराओगे, थोड़ा सा उसका मानसिक प्रेशर दोगे ताकि वो मेरे भाई तार्किक चीजें सोचने समझने लगे, तो इसी तरीके से उसका विकास कराओगे ना। तो मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग लिखना, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान से समझते चलना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पदों का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना पदों देखकर, तो मेरे भाई सीधे सीधे कह रहा है कि जो कोहलबर्ग साहब है, ये नैतिक विकास के बारे में जो 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 पद बताए थे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जब मैं मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास को पढ़ाया हूँ एक कंप्लीट चैप्टर वाइज से, तो मेरे भाई उसमें मैं ये बताया था, तो उसे भी जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो तो मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ सर मैंने तो पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, कहोगे सर जी ये तो सेकंड पेपर में होना चाहिए, पर मेरे भाई क्या करें, सब चीज़ मिला जुला के ये क्वेश्चन देते हैं, तो आप चारों पेपर पढ़े हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखो, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। कोई भी समाज एकाएक नहीं बदलता, जब किसी समाज में आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक सिस्टम बदलता है मेरे भाई, तब हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसे भी समझते रहना। उसके बाद डेमोक्रेसी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए मेरे भाई। तो इसे तो आपको पता है, इसको मैं जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराता था तो बताया था, एक मेरे भाई जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही तो है मेरे भाई लोकतंत्र प्रजातंत्र, ठीक है। इस प्रकार से इसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है, यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मेरे भाई एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके से अपना सामंजस्य स्थापित कर रहा है, आयात निर्यात किस तरीके से बढ़ा रहा है, यही तो होता है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप समझते रहना, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये, बालक के विकास में पड़ोसी की भूमिका। ये भाई हमारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा भूमिका होती पड़ोसियों की होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा से ज़्यादा चिंता होती है पड़ोसियों की हमारी, ठीक है, कि लड़का क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो देखो बालक के विकास में पड़ोसी की भूमिका क्या होती है, एक अच्छा पड़ोसी है मेरे भाई तो बालक के नैतिक विकास को, बालक के सामाजिक विकास को, सबको प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद अगला एंड प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, सामाजिक विकास की विशेषताएं। सोशल डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया है तो उसमें विशेषताओं को भी मैं बताया, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद संवेग
को परिभाषित कीजिए, यानी इमोशंस को परिभाषित कीजिए। मैंने संवेग को इतना अच्छे से पढ़ाया और बताया भी था कि संवेग मेरे भाई एकाएक हमारे शरीर में ना उथल पुथल मचा देता है। देखो, जो मूल प्रवृत्तियां होती, ध्यान से सुन लो, जो मूल प्रवृत्तियां होती है ना मेरे भाई, वो अस्थाई होती हैं, लेकिन जो संवेग होता है वो क्षणिक होता है। ये बताओ, कोई व्यक्ति अगर गुस्सा कर रहा है तो क्या वो जिंदगी भर गुस्सा ही करेगा? नहीं ना। तो मेरे भाई कुछ समय बाद उसका गुस्सा समाप्त हो जाता है कि नहीं? तो संवेग क्या होता है? क्षणिक होता है। संवेग क्या होता है? जो हमारे बॉडी में मेरे भाई एकाएक एकाएक चेंजेज ला दे, तो वही तो होता है हमारा भैया संवेग। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी समझते रहना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण एवं शिक्षा के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने वैश्वीकरण को बताया भी था यार। देखो, अंतर्राष्ट्रीय और वैश्वीकरण बिल्कुल सिमिलर ही है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ जो बच्चे रेगुलर क्लास किए होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन मेरे भाई इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलो देखो, ये देखो, थोड़ा सा इसे भी समझते चलो। जो पिछली बार आपका 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो सिर्फ 1.5 घंटे का हुआ था, और मेरे भाई जो क्वेश्चन थे वो तो सेम थे, पर आपको करने कम थे। देखो, फर्स्ट सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन ही करने थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसका नंबर था मेरे भाई, वो 3 नंबर का, पहले 2 नंबर का होता था, तो ये 3 नंबर का। लेकिन अब की बार भी मेरे भाई 3 घंटे का ही एग्जाम होगा, ऐसी उम्मीद है। 1.5 घंटे 1 घंटे का अब की बार नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वोरोना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो परेशान मत होना। अभी मैं 2019 वाला क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, सेक्शन बी पे हम लोग चलते हैं। तो सेक्शन बी मेरे भाई क्या कह रहा है? देखो, इसमें 150 वर्डों में, लेकिन जब मेरे भाई 3 घंटे का एग्जाम होता है तो ये 200 वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें सभी क्वेश्चन कब करने इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें तो सिर्फ 3 बताया गया है, लेकिन सभी क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलो, 8 क्वेश्चन। ठीक है, तभी तो 8 × 5 = 40 होता है, और 40 क्यों हो जाता है, और 30 मेरे भाई जो है कि लॉन्ग आंसर हो जाते हैं, और मेरे भाई 40 30 70, और जो 20 नंबर के हो जाते हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीनों मिला के 90 हो जाते हैं। लेकिन जो 1.5 घंटे का होता है उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, जो आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए हम लोग सेक्शन बी जो आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। देखो, सेकेंड क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की विकासगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पता है ना बाल्यावस्था की मुख्यतः विशेषता मेरे भाई क्या है? कि इसमें देखो, सबसे पहले देखो, आप शारीरिक विकास की बात करोगे तो दृढ़ता आना प्रारंभ हो जाती है। और मेरे भाई भाषा विकास की बात करोगे जब बाल्यावस्था में, तो भाषा विकास बिल्कुल अस्पष्ट हो जाती है, लेकिन शैशवावस्था में अस्पष्ट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे भाई सामाजिक विकास में आओगे बाल्यावस्था के, तो मेरे भाई आपको पता है कि बालक समाज के साथ मिलना जुलना प्रारंभ करता है, मित्र बनाने प्रारंभ करता है, तो ये इनकी विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक है, चलो, उसके बाद देखो, तीसरा इंपॉर्टेंट और अच्छा सा प्रश्न है कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करो। ठीक है, जो नैतिक विकास को सबसे पहले कौन प्रभावित करेगा? उनके परिवार, परिवार के लोग कैसे हैं। ठीक है, उनके स्कूल टीचर्स प्रभावित करेंगे, उनके फ्रेंड्स प्रभावित करेंगे, उसके बाद समाज के लोग प्रभावित करेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अनुवांशिकता भी प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार से नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी आप लोग लिख देना। ठीक है, चलो, अच्छे से जाके एक बार चैनल, देखो, जब मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ जाओ, तो एक बार जाके चेक कर लेना मेरे कहने पे। ठीक है, चलो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, बालक के विकास में समुदाय के प्रभाव का वर्णन करो। देखो मेरे भाई, कमिटी, मैं बताया था ना, विद्यालय, घर और समुदाय मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो बताया था कि समुदाय बालक के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, अच्छे तरीके से भी प्रभावित करते हैं, बुरे तरीके से भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलो, इस प्रकार से इसे भी आप लोग देख लेना। ठीक है, देखो, अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों को कैसे पढ़ाएं, तो बढ़ाएं, तो मेरे भाई सबसे पहले है मेरे भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा करो। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई उसमें खेल प्ले स्कूल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से बालक को थोड़ा सा मेरे भाई कहते हैं ना कि उसकी रुचि पैदा होगी, तो और मेरे भाई अवसर बढ़ते जाएंगे, वो एडमिशन लेते जाएंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को लिख सको एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर संक्षिप्त में लेख लिखिए। अच्छा, ये बताओ, कहोगे सर जी ये तो सेकंड पेपर में था कि समसामयिक भारत में, कह रहा था ना मैं भाई कि पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, सभी सभी टॉपिक कुछ न कहीं कॉमन रहती हैं। ठीक है, तो सबको मिला के चलना, और यही नहीं, जैसे ही आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर मेरे भाई क्लियर करोगे, सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस भी वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद देखो, अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था पेपर फर्स्ट में।
ठीक है, तो इसे भी आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, पेपर सेकंड में मैं इसे पढ़ाया हूँ। ठीक है, चलो इस प्रकार से सातों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, एक बार कहीं लिख के। बाकी मैं जो जो बता रहा हूँ आपके दिमाग में तो फीड हो ही जा रहा होगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब हम लोग सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी का मेरे भाई देखो क्या था ना, 15 अभी तो एक क्वेश्चन करना है जब 1.5 घंटे में, जब 3 घंटे के एग्जाम हो जाते हैं मेरे भाई, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं और लॉन्ग आंसर में बिल्कुल 500 वर्ड्स में। ठीक है, चलो उसके बाद देखो फर्स्ट प्रश्न है मेरे भाई 8वां, कि बाल्यावस्था में शारीरिक एवं भाषा विकास की विशेषताओं पर वर्णन करो। ठीक है, अभी देखो मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता दूं ध्यान से। 3 स्टेज इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे फर्स्ट शैशवावस्था, सेकंड है बाल्यावस्था, और मेरे भाई थर्ड है मेरे भाई किशोरावस्था। मैं हमेशा बताता हूँ, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था तो बताया था कि 3 स्टेज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है इनको पढ़ लो। अब मेरे भाई अगर शेष सीरीज से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो मैं विकास की अवस्थाओं को कवर कराया है उसे पढ़ लो। हो सकता है तो मैं जल्दी विकास की अवस्थाओं पे एक लेक्चर भी आपको दे दूं। ठीक है, ताकि आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो उसके बाद आ जाए हमारे भैया, देखो पियाजे साहब, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो बच्चे ये पूछ रहे थे ना कि सर थोड़ा सा ये बताओ कितने पेज में लिखना है, तो मेरे भाई आप पियाजे जी को 2 पेज में अगर सिमेटने का मेरे भाई अपने आप में चैलेंज करते हो तो 2 पेज में भी लिख सकते हो, वरना 4 पेज में तो मेरे भाई लिख ही दोगे, क्योंकि 500 वर्ड्स में लिखना रहता है। ठीक है, चलो देखो जो एग्जामिनर होता है ना वो आपके कंटेंट पे ध्यान देता है। ठीक है, ज़्यादा लिखोगे और उसमें मेरे भाई कुछ भी फैक्ट नहीं रहेगा तो वो आपकी कॉपी चेक करने में उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। आप थोड़ा ही लिखोगे, सुदृढ़ लिखोगे, तो मेरे भाई वो भी खुश होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक करनी रहती हैं। ठीक है, देखो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। मैंने मेरे भाई संज्ञानात्मक विकास में पियाजे जी को बेसिक से पढ़ाया है, इनको चारों स्टेजों के बारे में बताया, संज्ञान के बारे में बताया, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, आत्मसातकरण अनुकूलन के बारे में बताया, सब चीज़ें बताया हूँ, तो जाके आप उसे भी पढ़ना। ठीक है, चलो उसके बाद 10 क्वेश्चन है, आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। अभी मैं आतंकवाद को नहीं पढ़ाया हूँ, हो सकता है तो इस पे एक लेक्चर दे दूँ, वरना मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि आतंकवाद आखिर होता क्या है। ठीक है, आतंकवाद एक तो होता है मेरे भाई, ठीक है, देखो एक अपराधी होते हैं, एक आतंकवाद होते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो कि सर अपराधी कौन होते हैं और आतंकवाद कौन होते हैं। ठीक है, आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करो। देखो कहते हैं ना कि मेरे भाई प्रश्न में ही इसका उत्तर मिल गया। आतंकवाद को अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करो, इसी के आधार बना के आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद 11 क्वेश्चन है मेरे भाई, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन करो। देखो एक शिक्षक है ना मेरे भाई, कहते हैं एक शिक्षक अपनी गोद में तूफान लेके चलता है, तूफान। ठीक है, तो क्या देखो अगर एक बालक में मानसिक विकास के लिए एक शिक्षक क्या क्या कर सकता है मेरे भाई, खेल के लिए उसको प्रोत्साहन दे सकता है। ठीक है, तार्किक चिंतन करवा सकता है उसे, उसे क्विज सॉल्व करा सकता है। ठीक है, उसको मेरे भाई मैथमेटिकल रूप से थोड़ा स्ट्रांग बना सकता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लिख सकते हो, उम्मीद करता हूँ यही मैं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से मेरे भाई 2021 वाले क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूं, ध्यान से सुन लो। देखो एक बार फिर कि जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था ना मेरे भाई, ये 1.5 घंटे का एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो थे वो आपको कम करने थे, लेकिन जो नंबर थे ना वो 90 नंबर के ही थे। ठीक है, तो इसमें परेशान मत होना। लेकिन जो 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, अभी देखो यहाँ यहाँ देखो आपका समझ जाओगे, वरना आप कन्फ्यूजन रहोगे। देखो 2019 में जो एग्जाम हुआ था मेरे भाई वो 3 घंटे का था, 90 नंबर का था। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या था, ध्यान से देख लेना। जो अति लघुत्तम प्रश्न थे इसमें 50 वर्ड्स में लिखने थे, लेकिन जब 1.5 घंटे का होता है तो 40 वर्ड्स में लिखने रहते हैं। और ये जो 2 नंबर है ना ये 3 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझते रहना। ठीक है, चलो अब देखो मेरे भाई सबसे पहले 2019 के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ताकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा 2016 तक, आप लोग एक बार ऐसे मोटी मोटा तौर पे देख लेना। अब देखो कहोगे अरे सर जी तो क्या दिखा दिए, विकास के चारों अवस्थाओं का वर्णन करो। पेपर फर्स्ट में 2021 वाले में भी ये था। ठीक है, तो अभी इसको तैयार कर लेना। आपसे मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाना और मेरे भाई विकास की अवस्थाओं को कवर कर लेना। मेरे भाई पेपर थर्ड भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी विकास की अवस्थाएं पूछता है। ठीक है, तो जैसे ही आप मेरे भाई की चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा कि विकास की अवस्थाएं, उसको पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो आपको पता है मेरे भाई 6 से लेके 12 तक की अवस्था को ही तो बाल्यावस्था कहते हैं हम लोग। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है,
अच्छा, बाल्यावस्था में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ मेरे भाई कि देखो, बाल्यावस्था को 2 भागों में बाँट के पढ़ा जाता है। अभी-अभी बता देता हूँ यार। एक होता है प्री चाइल्डहुड, एक होता है पोस्ट चाइल्डहुड, यानी कि 3 से 6 जो वर्ष की जो आयु होती है ना, उसे कहते हैं हम लोग मेरे भाई पूर्व बाल्यावस्था। और जो 6 से 12 होती है, उसे कहते हैं मेरे भाई कि पोस्ट चाइल्डहुड, यानी मेरे भाई पास्ट बाल्यावस्था, ठीक है? अब देखो, जो प्री बाल्यावस्था होता है ना, ये थोड़ा-सा ये ज़िद्दी होते हैं, ये खेलना पसंद करते हैं, ये जिज्ञासु होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से ये नकल करने की इनमें प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार से इसे आप लोग समझ सकते हो। जो उत्तर बाल्यावस्था होता है, उसमें चेतना, नैतिकता का विकास, उसके बाद सामाजिक संगठन में घुलना-मिलना, ये होता है कि पोस्ट बाल्यावस्था, ठीक है? इस प्रकार से इसे भी समझते रहना, ठीक है? उसके बाद इरिक्सन द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाएँ लिखिए। इरिक्सन जी ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था ना मेरे भाई, तो उनके 8 अवस्थाओं को इसमें कंप्लीट लिखना है। उसके बाद संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका। अब देखो, ऊपर जो मैंने बताया था 2021 वाले में, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि संवेगात्मक विकास को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है? तो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि मुख्यतः देखो, इसमें थोड़ा-सा मेरे भाई कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, लेकिन ध्यान से सुन लेना। यौन शिक्षा की आवश्यकता मेरे भाई मुख्यतः किशोरावस्था में होता है, क्योंकि देखो, जो बाल्यावस्था होता है ना, ये सेम लिंग की तरफ मेरे भाई अट्रैक्टिव होते हैं। लड़के लड़कों को दोस्त बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ मतलब चिब्बी उब्बी खेलती हैं। उसके बाद लड़के क्या होते हैं भैया, लट्टू उट्टू नचाते हैं अपने 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 साथ में। और लड़कियां जो होती हैं मेरे भाई कि कहते हैं ना, रस्सी कूदती हैं, खेल कूद करती हैं, वो अपने अपने साथ खेलती हैं। लेकिन जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, लड़के जो हैं लड़कियों की तरफ फ्रेंड बनाना प्रारंभ कर देते हैं, तो उस समय यौन शिक्षा की मुख्यतः आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इसे भी आप लोग जानते रहना। शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? पीस एजुकेशन से क्या अभिप्राय है? तो मेरे भाई, इसे भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि शांति एजुकेशन क्या है, ठीक है? चलो, उसके बाद भारतीय दर्शन में अहम की संकल्पना क्या है? अहम, यानी मेरे भाई इसको मैंने कवर कराया। अहम मतलब सेल्फ, स्वयं को जानना ही तो। क्योंकि हमारा जो भारतीय मेरे भाई शिक्षा सिस्टम है, उसमें क्या होता है, थोड़ा-सा आध्यात्मिक तरफ से हम लोग झुकाव रहता है। तो उसमें अहम का मतलब होता है स्वयं को जानना, ठीक है? इस प्रकार से इसे भी जानते रहना, ठीक है? अब देखो, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। इसमें देखो मेरे भाई 200 वर्ड्स लिखने रहते हैं, और मेरे भाई पर क्वेश्चन जो है कि वो 5 नंबर के रहते हैं, और 8 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है? चलो, अब देखो ध्यान से, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके अंतरों को लिखे। जो पेपर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट चैप्टर ही वृद्धि और विकास को कवर कराया, शायद मेरे भाई उसको कि 35,000 के आसपास बच्चों ने देखा भी है। तो वृद्धि और विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके अंतर को बताइए, वहां से जाके देख के कवर कर लो, ठीक है? अभी मोटी मोटा तौर पे बता देता हूँ कि जो आपका वृद्धि होता है ना, ये मेरे भाई एक लिमिटेड होता है। जो विकास होता है, ये अनलिमिटेड होता है। ये चलता ही रहता है जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। लेकिन जो वृद्धि, अभिवृद्धि या वृद्धि कह लो, ये मेरे भाई एक समय तक ही चलती है, ठीक है? चलो, उसके बाद देखो, तीसरा प्रश्न है मेरे भाई, किशोर मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है? उसके बाद उनकी समस्याओं एवं समाधान पे प्रकाश डालिए। अब देखो, जो किशोरावस्था होता है ना मेरे भाई, जो एडोलसेंस होता है ना, उसकी सबसे मुख्य ये होता है ना, वो विरोधीभासी होते हैं। अगर आप उनको कहोगे इस रास्ते पे ना जाओ, तो वो उसी पे जाना चाहेंगे। वो अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं, ठीक है? तो उनमें कल्पना का बाहुल्य होता है कि देखो, कल्पना का बाहुल्य शैशवावस्था में भी होता है और किशोरावस्था में भी होता है। उसके बाद किशोरावस्था में मेरे भाई, ये मेरे भाई कल्पना करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इनके अंदर तूफानों का, स्टैनली हॉल कहते हैं ना कि तूफानों का समय है। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहना। इनकी समस्याओं को हम मेरे भाई, इनकी जो कि प्रॉब्लम है उनको सुने, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, उनको समाधान करें। इस प्रकार से किशोरावस्था को भी आप लोग लिख देना, ठीक है? उसके बाद कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो, हर जगह कोहलवर्ग पूछे जाते हैं, इनके भी तैयार कर लेना, ठीक है? देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि देखो, भारतीय संविधान के शिक्षा संबंधी प्रावधानों को समझाइए, ठीक है? या फिर इसका अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि पहचान निर्माण में वैश्वीकरण एवं तकनीक किस प्रकार सहायक है? इसको आप लोग वर्णन करो। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं एडुसेट के बारे में बता दो सर। तो मेरे भाई, एक ये सैटेलाइट है, ठीक है? चलो, इस प्रकार से आप लोग जानते रहना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना बच्चों को। चलो, उसके बाद पांचवा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा का क्या भूमिका है? अब ये बताओ, राष्ट्रीय एकता कब बढ़ेगी? जब सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध कब मेरे भाई, की कहते हैं ना, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इस प्रकार से इसे भी आप लोग तैयार कीजिएगा। चलो,
उसके बाद सामाजिक परिवर्तन संवर्धन में शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। जब सामाजिक परिवर्तन होता है ना मेरे भाई, तो शिक्षा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि जब सामाजिक परिवर्तन एकाएक तो होता नहीं, ठीक है, ये धीरे धीरे ही होता है, तो उसमें शिक्षा जो है अपना मुख्य रोल मेरे भाई प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद देखो 6 क्वेश्चन है, जाति वर्ग एवं लिंग से आप क्या समझते हैं, पहचान के निर्माण में इनकी क्या भूमिका होती है। इन क्वेश्चन को भी आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद शिक्षा द्वारा शांति स्थापित करने में पाठ्यक्रम एवं विद्यालय की क्या भूमिका है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन प्यारा सा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, कहने का अर्थ साफ साफ है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो 7वां प्रश्न है, बालक के विकास पर परिवार और समुदाय एवं मेरे भाई देखो, बालक के विकास पर परिवार समुदाय एवं विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ मत करना मेरे भाई, चैनल की प्लेलिस्ट खोलना और जो देखो 8वां या 9वां लेक्चर मैंने कवर कराया है, तो बताया है कि परिवार समुदाय और विद्यालय के बारे में, उसे जाके पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो स्टेनली हाल ने बोला था ना कि सोरा बहुत तूफानों का समय है, तो विरोध की अवस्था है, मैंने ऊपर बताया, तो उसको स्पष्ट कीजिए और मेरे भाई किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 3 स्टेज, मैं हो सकता है जल्दी एक ठो लेक्चर आपको दूं। विकास की अवस्थाओं को मैंने कवर कराया, लेकिन हो सकता है तो एक बार और कवर करा दूं, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देखो आपका जो कि मेरे भाई सेक्शन सी, इसमें 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग देखना, जो आपको सबसे आसान लगे उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इस प्रकार से देखो, अच्छा ये देखो 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए शिशु शिक्षा पर एक संक्षिप्त स्पष्ट लेख लिखिए। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को मैंने बताने का प्रयास किया, थोड़ा मोटी मोटा तौर पे आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, चलो 2019 वाला ये था 3 घंटे का, उसके पहले 1.5 घंटे का हुआ था 2021 में। बाकी आपकी भी संभावना है कि मेरे भाई 3 घंटे का ही हो। ठीक है, ये देखो 2017 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसके बाद 2016 का आएगा, और मेरे भाई देखो ये 2016 का है। इसमें विकास के पक्ष और शारीरिक विकास की विशेषताएं, भाषा के घटक, नैतिक विकास के दंड एवं पुरस्कार की भूमिका। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग देखना, टेलीग्राम पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी मैं सेकंड पेपर को भी इसी तरीके से डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे भाई, तब परफेक्ट स्टडी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का आपसे वादा करता ही है। ठीक है, चलो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लेना। ठीक है, आपके मन में अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन लगता है, तो आप इंस्टा आईडी पे जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए।